हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुश श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। ठीक, जैसा कि आज आपको पता है कि कोविड का ये दौर चल रहा है और यह हम लोग को जो कोविड के लिए जो भी सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है उसको पालन करते हुए अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बनाए रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम अपने निर्धारित समय पे होगी। इसको ध्यान रखना और इन सभी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए समय दर समय 13 जून को होने वाली जो संभावित परीक्षा तिथि है लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित है, उसको मद्देनज़र रखते हुए क्लासेस आपको अप टू डेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, जैसा कि अभी आपको क्लासेस में हमने फिस्कल पॉलिसी के बाद मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बाद हमने बैंक यूरोपीय जो कंपनियां आई उससे जो बैंक प्रेसिडेंसी जगह, चाहे वो मद्रास था, कोलकाता था, हाँ, और मुंबई थे, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बैंकों का इवोल्यूशन शुरू हुआ। देन एसबीआई बनी, आरबीआई का कैसे इवोल्यूशन हुआ, हमने आपको टोटल बैंकिंग हिस्ट्री बताई थी। अवध कमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सब बताया। कल के लेक्चर में जैसे कि हमने बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य लक्ष्य होता है महंगाई को कंट्रोल करना और आर्थिक समृद्धि को बनाए रखना। क्योंकि अगर आपके पास आपके वेतन में, आपकी कमाई में अगर धन और मुद्रा की बढ़ोतरी हो, बट अगर वस्तुओं के दाम में भी बढ़ोतरी हो जाए तो क्या आपका जीवन के स्तर में कोई सुधार होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास जो धन अर्जन होगा वो धन अर्जन कहीं ना कहीं सामान के क्रय में ही खर्च हो जाएगा, तो बाकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए आपके पास स्वयं धन बचेगा नहीं। आप अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक, आप बैंडविड्थ, नेट, ये सब में आप एक्स्ट्रा चीज़ों में, लग्जरीज में आप खर्च नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको क्या है कि वस्तु की कीमत कंट्रोल रहे, महंगाई कंट्रोल रखे, और महंगाई को कंट्रोल करना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ टूल्स को फॉलो करती है जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव टूल्स मीन्स मात्रात्मक लक्ष्य। मात्रात्मक लक्ष्य में क्या आता है, जैसे कि हमने आपको कल बताया था केस रिजर्व रेशियो, ठीक है, स्टेटरी लिक्विड रेशियो SLR बताया था, देन उसके बाद बैंक रेट बताया था और रेपो रेट बताया था और ओपन मार्केट ऑपरेशन बताया था। आज हम और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कार्य बताए थे, जैसे कि वो कितने रुपए के नोट जारी कर सकता है, कैसे विनिमय करता है, मुद्रा करेंसी का मैनेजमेंट कैसे करता है। अब आज हम जो आपसे बात करेंगे वो बात करेंगे जो बचे हुए क्वांटिटेटिव टूल्स हैं और बैंकों के जो वर्तमान में आप सब बहुत ज़्यादा अखबार में पढ़ होंगे, बैंकों का अधिग्रहण हो रहा है, विलय हो रहा है, सरकार उनमें से अपने शेयर को हटा रही है, उनको प्राइवेटाइज करने जा रही है, ऐसी बातें करने। तो ये ऐसा नहीं हुआ आज के डेट में हुआ है, इसके पीछे एक कमेटी बनी है। क्वेश्चन भी आता है, नरसिंघम समिति, नरसिम्हन समिति 1, नरसिम्हन समिति 2 कब बनी, 1991 में, 1997 में, इस तरह से बना है, उस पर भी बात करेंगे। तो आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, आज मेरा जो प्रोटोकॉल होगा वो यही होगा कि हम आपको चलेंगे किस पे, हम चलेंगे पहले जो क्वांटिटी टूल्स बचे हुए हैं। तो एक क्वांटिटी टूल्स बचा हुआ है, नोट कीजिएगा, रिवर्स रेपो रेट। क्या है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है? ये होता है कि ये भी एक अल्पकालिक अवधि का होता है, इसके कुछ करैक्टर होते हैं। ये क्या होता है? अल्पकालिक अवधि का ऋण है। वो अल्पकालिक अवधि कितने से कितने? 1 से 14 दिन तक का। ठीक, इसमें क्या होता है कि रेपो रेट में क्या होता है, रेपो रेट में ये होता था कि आरबीआई से बैंक रेट पैसा लेती थी और जिस ब्याज पे लेती थी उस ब्याज को हम क्या कहते थे? रेपो रेट कहते थे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे बैंक से आरबीआई धन लेगी और वो धन लेगी जिस ब्याज पे लेगी उस ब्याज को क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये है। ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां बैंकों से आरबीआई धन ले रही है। जब बैंकों से आरबीआई धन लेगी तो बैंकों के पास क्या हो जाएगा? मान लीजिए बैंकों के पास धन की कमी हो जाएगी। ठीक, बैंक क्या होगा? बाजार से धन निचोड़ जाएगा और ये धन कहाँ चल जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा। ठीक, तो
मतलब अगर आप ये समझिए कि रिवर्स रेपो रेट अगर बढ़ गया, इंक्रीज किया, तो क्या होगा, बैंकों के पास से धन कहाँ चला जाएगा, धन चला जाएगा आरबीआई के पास। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट ये होगा कि बैंकों को जो उधार देने के लिए जो ऋण होगा, ऋण देने के लिए, जनता को उधार देने के लिए, उधार देने के लिए धन में क्या होगा, धन की कमी होगी। बैंकों के पास उधार देने के लिए धन की कमी होगी। इसका रिजल्ट क्या होगा, जब ज़्यादा लोग पैसा लेने के लिए पहुंच जाएंगे तो बैंक क्या करेगी कि अपना ब्याज दर को बढ़ा देगी। बैंक ब्याज दर बढ़ा देगी तो जनता का मनोबल क्या होगा, जनता का मनोबल कम हो जाएगा कि भैया सामान हम नहीं खरीदने जाएंगे, ब्याज रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये ऋण नहीं लेना है, बैंकों से धन नहीं लेना है, ईएमआई लेना है, नहीं लेना है, होम लोन, कार लोन, ये सब रेट बढ़ गए हैं। तब इसमें क्या होगा, इसका रिजल्ट यह होगा कि मांग में कमी आएगी, मांग में कमी आएगी, और जब मांग में कमी आएगी तो महंगाई अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है, महंगाई को कम करना। मतलब रिवर्स रेपो रेट आपने बढ़ाया, बैंकों के पास धन की कमी हुई, ये धन चला गया आरबीआई के पास चला गया, ठीक, और बैंकों को उधार देने के लिए धन नहीं बचा, ब्याज दर बढ़ गया, जनता का मनोबल कम हो गया, और फिर वस्तु के मांग में कमी आई और महंगाई अपने आप कम हो गई। ये टोटल क्या है, ये अल्पकालिक की क्रियाविधि है, 1 से 14 दिन के बीच की एक ये सब प्रोग्राम है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि रिवर्स रेपो रेट के द्वारा बैंक क्या कर रही हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से धन अवशोषित कर ले रही हैं, और ये धन अब कहाँ चला जा रहा है, सीधे आरबीआई के पास चले जा रहा है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे एमएसएफ की। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, एमएसएफ सुनते होंगे आप। इसके बारे में आपने कभी ध्यान से जाना है या विचार किया है कि एमएसएफ क्या होता है? ये सब एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, या तो एप्लीकेशन बना के पूछ दिया जाएगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन बना के पूछ दिया जाएगा, तो इसलिए इसको जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है एमएसएफ, एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है, इसको लिख ही दे रहे हैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसमें क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैंक धन लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कौन धन लेता है, बैंक लेती है, ठीक। ये रात भर, एक दिन, या एक दिन से भी, और कितने देर के लिए, या तो रात भर के लिए, या फिर एक दिन के लिए, या फिर एक दिन से भी कम समय के लिए। 3 टाइम हो सकता है, एक रात के लिए ले लें, ठीक, कि भाई एक रात के लिए दे दीजिए, हमारी अल्पकालिक कार्य हो जाए, या फिर एक दिन के लिए ले लें, या फिर एक दिन से कम के लिए ले लें। तो इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक को ऐसे लोन नहीं देती है, ऋण नहीं देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे देती है, ठीक। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन सी, जो एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उन पे, ठीक है। तो पहली बात ये कि ये एक रेपो रेट की तरह है, रेपो रेट की तरह। क्यों भैया, रेपो रेट में भी क्या होता है, रेपो रेट में भी आरबीआई क्या करती है, आरबीआई बैंक को लोन देती है, बैंक को कर्जा देती है, ठीक। जिस रेट पे देती है उसको हम रेपो रेट कहते हैं, अल्पकालिक अवधि 1 से 14 दिन के लिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक दिन से कम समय के लिए
या एक दिन के लिए या फिर एक रात के लिए धन देती है। कौन? आरबीआई देती है। किसको? बैंक को। और किस बिहाफ पे देती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एवज में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एवज में। ये कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो एसएलआर वाली हैं। एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हमने आपको बताया था ना कि एसएलआर में क्या होता है कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। इसमें क्या करती है कि बैंक जितना पैसा जमा है, जैसे एसएलआर इसमें 18% है, तो 100 रुपये आपने जमा किया तो 100 रुपये में से तुरंत 18 रुपया बैंक को अपने पास रखना है। ठीक, तो बैंक उसको किस रूप में रख सकती है? उसको स्वर्ण के रूप में रख सकती है, उसको सरकारी प्रतिभूति के रूप में रख सकती है, उसको नगद के रूप में रख सकती है। और बैंक का मुख्य कार्य क्या है? बैंक का मुख्य कार्य है प्रॉफिट कमाना। तो वो प्रॉफिट कैसे कमाएगी? प्रॉफिट कमाएगी सोना से। सोना भाई कल को सोने की रेट बढ़ जाए तो प्रॉफिट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को डिस्काउंट या ब्याज पे उसको पैसा मिल जाए तो उसका प्रॉफिट है। ठीक, तो यहाँ पे एसएलआर वाली जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उसके एवज में आरबीआई वो इनको कुछ बैंक वो उस एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में से कुछ बैंक क्या करेगी? आरबीआई को दे देगी और उसके एवज में आरबीआई इनको पैसा दे देगा। ये जो प्लस कुछ रेट डिसाइड करेगा उसी को हम कहते हैं एमएसएफ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या होता है कि ये जो ब्याज है, ये ब्याज क्या होता है? रेपो रेट से ज़्यादा होगा या कम होगा? बताइए। यहाँ जो ब्याज होगा वो रेपो रेट से ज़्यादा होगा कि कम होगा? देखिए, ये जो ब्याज है यहाँ पे वो रेपो रेट से क्या होगा? ज़्यादा कि कम? ज़्यादा होगा। क्यों? ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। आप किसी भैया, अगर आपको अचानक बहुत पैसे की ज़रूरत है तो आपसे मुंह मांगा आपसे जो नियम शर्तें लगा करके आपसे पैसा लिया जा सकता है। तो बिकॉज ऑफ इमरजेंसी ये ऐसा होता है। ठीक है, ब्याज रेपो रेट से ज़्यादा होती है। ठीक, 2014-15 तक एसएलआर का क्या कहा जाता है कि 2.5% ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो आप यूज कर सकते हैं। 2014-15 से कहा गया कि आप एसएलआर का 2.5% ही एमएसएफ में यूज करेंगे। मतलब अगर 100 रुपया का एसएलआर है तो आप 2.5 रुपये की जो एसएलआर है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ठीक, अगर 100 रुपया एसएलआर है तो एसएलआर आपका 100 रुपया है तो आप 2.5 रुपया ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो आप धन लेने के लिए यूज कर सकते हैं। 2014-15 से ये रूल आ गया है। ठीक है, अब ये अत्यंत अल्पकाल का है। यहाँ पे तो अल्पकाल का था, रेपो रेट में भी मतलब 1 से 14 दिन का था, बट यहाँ पे आप देखेंगे 1 से 14 दिन का नहीं है, 1 दिन का है या 1 रात के लिए या 1 दिन से कम समय का। तो यहाँ आपको क्या समझ में आ रहा है? ये क्या है? अत्यंत अल्प काल का। ठीक, समझ में आया? एमएसएफ क्या है? एमएसएफ भी रेपो रेट की तरह से है। यहाँ भी बैंक क्या करती है? बैंक आरबीआई से धन लेती है, पर यहाँ पे आरबीआई से धन 1 से 14 दिन के लिए नहीं, अत्यंत अल्पकाल के लिए, 1 रात के लिए या 1 दिन के लिए, 1 दिन से कम समय के लिए लिया जाता है। और जो बैंक इनसे धन लेती है, ऐसे फ्री में बैंक आरबीआई नहीं देती है, कहती है भैया ऐसा करो, जो एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखे हो वो ला के हमको दे दो, उसके एवज में देंगे तुमको। ठीक, और यहाँ जो ब्याज होता है वो ब्याज क्या होता है? वहाँ पर देखिए, रेपो रेट में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के रूप में है, पर यहाँ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ध्यान दीजिएगा, वो एसएलआर वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। ठीक, एसएलआर में जो 25% 18% जो गवर्नमेंट से आपने एसएलआर रखा है, 100 रुपया एसएलआर रखा है, तो उसका जो 2.5 रुपया का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो आपको यूज करना है। यहाँ ब्याज जो होता है, रेपो रेट अगर चूँकि ब्याज ज़्यादा है, पूछूँ क्यों? क्योंकि इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस में ब्याज बढ़ा देंगे। 2014-15 से एसएलआर का 2.5% ही यूज किया जा रहा है। ठीक, यहाँ तक कब तक आपको समझ में आया होगा? देखिए, एक चीज़ ये समझिए कि जो रेपो रेट है, ठीक, रिवर्स रेपो रेट है, और ये जो एमएसएफ है, ये सब का क्या है? रेपो रेट, एमएसएफ और रिवर्स रेपो रेट, ये क्या है?
ये अल्पकालिक प्रबंधन करता है, अल्पकालिक ऋण प्रबंधन, अल्पकालिक ऋण प्रबंधन करता है, शॉर्ट टर्म। जबकि वहीं पे आप CRR देखो, SLR देखो, ये क्या है, इसका दीर्घकालिक प्रभाव होता है। इसीलिए जनरली सरकार क्या करती है, दीर्घकालिक प्रबंधन। इसीलिए सरकार जनरली आप देखेंगे कि इनमें चेंजिंग होता है, इनमें रेपो रेट बदलेगा, MSF बदलेगा, रिवर्स रेपो रेट बदलेगा, परंतु SLR और CRR जो होता है वो कभी भी कम नहीं होता है। ठीक, इसको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात यहाँ आती है कि ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा MSF के बारे में। हाँ, यहाँ तो अब तक दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, वित्तीय सुधार पे। तो ये तो बैंकिंग की ये सब चीज़ें हो गई, वित्तीय सुधार पे बात करते हैं। बैंक में सुधार कब हुआ था, कोई आइडिया आपको, बैंकों में सुधार कब हुआ था? देखिए, बैंक में जब सुधार के बारे में बात करेंगे, बैंकों में सुधार की अगर बात करें तो बैंकों में सुधार हुआ 1969 में भी हुआ, फिर 1980 में भी हुआ है। ठीक, ठीक, बैंकों में सुधार क्या हुआ? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैंकों में सुधार। क्या हुआ बैंकों में सुधार? देखिए, 1969 में जब बैंकों में सुधार हुआ तो उसके परिणाम शुरू में बहुत अच्छे आए। 1969 में जो सुधार आया, इसका जो प्रतिक्रिया ये आई कि ये बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रिस्पांस आया राष्ट्रीयकरण का, सुधार का, 1969 का जो प्रथम बार राष्ट्रीयकरण किया गया। परंतु उसके बाद क्या हुआ कि 1980 के बाद ये अच्छा परिणाम, मतलब उतनी प्रतिक्रिया जो आई वो नकारात्मक रही। 1980 के बाद जो प्रतिक्रिया आई वो क्या रही? नकारात्मक रही। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ होगा? देखिए, 1985 का जो अनुभव था वो नकारात्मक इसलिए रहा क्योंकि जो बैंकों में क्या है, बैंकों में लाल फीताशाही बढ़ गई। ठीक, बैंकों का जो परिचालन है वो काफ़ी खराब हो गया, बैंकों का निष्पादन जो है वो काफ़ी खराब हो गया। ये क्यों हुआ? नकारात्मक रही। क्यों? ऐसा क्यों? जो बैंकों का जो परिचालन है, वो बैंकों का जो निष्पादन है वो, और बैंकों की में ये दोनों क्या हो गया? ये खराब हो गया। और बैंकों का जो में क्या हो गया? लाल फीताशाही बढ़ गई। आप भी बैंक में कई बार जाते होंगे, काम होता होगा, हैं? तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब आपको एक DD बनाने के लिए इतनी ज़्यादा आपको कसमकस करनी पड़ती है। कई बार बैंकों पे भी काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया है, उनको भी ज़्यादा नहीं हम कह सकते हैं। जब से बैंकिंग इंक्लूजन का प्रोग्राम आया, सब चीज़ें सब्सिडी से हो रही हैं, हर एक कार्य जो होता है, जनधन योजना जब से लाई तब से हर एक व्यक्ति बैंक के दायरे में आ गया है। और ऐसा कहा भी गया था कि इंसान के पहुंच तक बैंक के खाते हों, बैंक की शाखा इंसान के पहुंच तक हो, हर एक रिमोट एरिया चाहे ग्रामीण एरिया में। तो इसका रिजल्टेंट क्या आया? रिजल्टेंट क्या आया कि कई बार बैंकों में ये 1980 के दौरान तो ये आया कि वहाँ पे जब राष्ट्रीयकरण हुआ, सुधार आया, तो बैंकों का परिचालन निष्पादन काफ़ी ख़राब हो गया, है ना। उनमें क्या होता है, लाल फीताशाही आ गई। ठीक, ब्यूरोक्रेसी टाइप का। लाल फीताशाही मतलब समझते हैं क्या होता है? जैसे क्या होता है, कचहरी उचहरी पे आप जाते होंगे, वहाँ कापी रजिस्टर का बंडल होता है, उसको लाल फाइल में कपड़े में बांध करके, डोरी बांध करके रख देते हैं। अब वो फाइल पड़ी हुई है, अब फिर पता नहीं कब उसको खोल रहे हैं, कब उसको यूज कर रहे थे, इसे कहते थे लाल फीताशाही। ठीक, तो इसके लिए सुधार के लिए भाई कहा गया कि एक समिति बनाया जाए। समिति बनाया जाए कि इसके लिए सुधार क्या किया जाए। तो कौन सी समिति बनी?
इसके सुधार के लिए समिति बनी नरसिंघम समिति। सुने होंगे नरसिम्हन समिति। नरसिम्हन समिति बनी 1991 में। इस नरसिम्हन समिति का जो मुख्य लक्ष्य क्या था, इस नरसिम्हन समिति का मुख्य लक्ष्य क्या था? जो तो भाई ये जो नकारात्मक आई तो इसके लिए कहा गया भैया ये सब सुधार लाओ, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसके सुधार के लिए क्या बनी? समिति बनी। और ये समिति बनी उसको क्या कहते हैं? नरसिम्हन साहब के अध्यक्षता में बनी, तो इसे कहते हैं नरसिम्हन समिति। और नरसिम्हन समिति ये प्रथम है, ठीक है। क्यों? इसके बाद भी एक समिति बनी, इसीलिए क्वेश्चन आता है कई बार कंफ्यूज है। देखिए जितना चीज़ बताया जा रहा है बहुत क्रिस्टल क्लियर बताया जा रहा है, एक एक चीज़ को नोट करते हुए चलिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। नरसिम्हन समिति प्रथम बनी 1991 में इसके सुधार के लिए। अब ये जो नरसिम्हन समिति बनी, इस नरसिम्हन समिति का जो मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य लक्ष्य, इस नरसिम्हन समिति का जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था, बैंक की दो चीज़ बढ़ाना। एक तो दक्षता को बढ़ा दीजिए, दूसरा बैंक की कार्य कुशलता को बढ़ा दीजिए, दो चीज़ को बढ़ाइए, ठीक है। और SLR को और CRR को कम कीजिए। कितना कम कीजिए? SLR और CRR दोनों कहा गया कि इसको कम करना है, ठीक। कितना कम करना? देखिए उसमें क्या था कि जो SLR था वो आपका 38.5 था, उस समय की बात कर रहे हैं 1991 और 38.5, और उसको कहा गया कि भैया आप इसको 25% पे ले आओ, ठीक। और जो CRR था वो CRR था 15, उसको कहा गया कि इसको आप 8% पे ले आओ। ये उस समय की बात है, आपको हिस्ट्री टोटल बता रहे हैं, ठीक है। और उसी समय क्या था कि उसी समय 24 जुलाई 1991 को क्या हुआ कि हमारे यहाँ LPG भी आया। तो इसी समय क्या हुआ था कि LPG आ गया था। इन्होंने ये कहा, जैसे RBI का क्या कहना था, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी, एक वीडियो एक जो लेक्चर है हम अभी सेक्टर में आपको देंगे कि सेक्टर्स पे क्वेश्चन आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में जो देता है वो आप कितना रखिए, आप जो पैसा आपको देना है 40% आप ऐसा कीजिए कि प्राइमरी सेक्टर में दीजिए, प्राइमरी सेक्टर में 40% दीजिए। RBI का भी ये रिकमेंडेशन था, ठीक। परंतु नरसिम्हन समिति ने कहा कि नहीं आप 40% नहीं दीजिए, आप इसको कम कीजिए। पर ये बात नरसिम्हन समिति की, इस बात को नहीं माना गया। जैसे SLR को कम किया गया, CRR को कम किया गया, पर इस बात को नहीं माना गया। तो इसमें फिर क्या किया गया कि जो ब्याज की दर थी, जो ब्याज की दर थी उसको क्या क्या बिफोर 1996 से 2000 ब्याज की दर RBI डिसाइड करती थी। देखिए यहाँ तक हो गया होगा, तो इसको मैं मिटा दूँ। नरसिम्हन समिति चल रहा है बैंकों में सुधार के लिए, ठीक। एक चीज़ यहाँ पे ये कहा गया नरसिम्हन समिति में ही कि जो ब्याज की दर है उसके बारे में ये कहा गया कि 1996 से 2000 को लीजिए। इसके पहले RBI डिसाइड करती थी, RBI डिसाइड करती थी कि बैंक को करेंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना ब्याज रखना है, ये RBI डिसाइड करती थी ब्याज की दर, ठीक। बट आफ्टर दिस टाइम 1996-2000 के बाद क्या हुआ कि अब बैंक डिसाइड करेंगे कि उनको कितना ब्याज देना है। बैंक डिसाइड करें क्या? इंटरेस्ट रेट किस पे? करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पे, ठीक, रिकरेंट डिपॉजिट पे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बैंकों का निष्पादन, उनकी कार्यकुशलता, उनकी दक्षता बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि बैंक जो होंगे वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे वर्क करने के लिए, ठीक। इससे बैंक मोटिवेटेड होंगे। और दूसरी बात क्या होगा, एक तो एक चीज़ होगी प्लस पॉइंट कि बैंक मोटिवेटेड होंगे। दूसरा बात क्या होगा कि बैंकों में
प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बैंकों में प्रतिस्पर्धा क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों? फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि HDFC है, ठीक, ICICI है, ठीक है, ये सभी जो होते हैं, अगर आप होम लोन दे रहे हैं, ठीक, कार लोन दे रहे हैं, तो उनका जो रेट है वो इस हिसाब से देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को आकर्षित कर सके। तो जनता के लिए तो सुअवसर होगा, इनके लिए प्रतिस्पर्धा होगी। इससे क्या होता है, बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, उनमें जो भ्रष्टाचार लिप्त है, उनमें जो पारदर्शिता नहीं है, उनकी जो निष्पादन क्षमता कम है, वो क्या है, वो उसमें सुधार आएगा। तो ये कहा गया कि ब्याज की दर जो RBI डिसाइड करती थी, अब यहाँ से इस टाइम से बैंक डिसाइड करेगी। इससे बैंक भी मोटिवेट होंगे, क्योंकि बैंक इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, बैंकों की कार्यकुशलता में भी सुधार आएगा, ठीक, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक चक्कर शुरू हुआ NPA का, यहाँ पे NPA का चक्कर शुरू हुआ। NPA मतलब आप लोग समझते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इस NPA के सुधार के लिए एक ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, ऋण वसूली न्यायाधिकरण के स्थापना के बारे में इस समिति ने बताया, नरसिम्हत समिति ने। सेकंड चीज़ ये है, इसको मैं देखिए आप इसको नोट करते जाइए, मैं इसको मिटाता जा रहा हूँ। पहली बात, नरसिम्हत समिति बनी थी 1991 में। इसका मुख्य लक्ष्य था बैंक की दक्षता, कार्यकुशलता सुधार देना। इसने कहा भाई SLR को कम कर दो, CRR जो तुम्हारा है इतना, इसको भी कम कर दो। उस समय इतना था, हाँ, ये 1991 में। वर्तमान में कितना हो गया, ये 3% है, ये 18% है, ठीक है। LPG आ गया, और उसके बाद उसी समय आया, 1991 में आया। देन प्राथमिक क्षेत्र में देता, उसने कहा भैया ऐसा कर दो 10%, पर इन्होंने कहा नहीं, RBI भी कहा, भारत सरकार का कहना है भाई 40% ही हमको आपको देना है, प्राइमरी सेक्टर में देना है, ठीक, यहाँ तक है। उसके बाद ब्याज की दर के बारे में बात की है। ये सब बातें किसके बारे में हम कर रहे हैं, नरसिम्हन समिति 1991 के बारे में, ठीक। इसके बाद ये हुआ कि मैं किस टॉपिक पे था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट था, उसके लिए एक ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना के बारे में बात की गई। मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC, किसके लिए, NPA के लिए। NPA के लिए ARC की स्थापना के बारे में बात जो है वो इसी नरसिम्हन समिति ने कही थी, ठीक। अब NPA क्या है, इस पे भी बात कर लिया जाए। यहाँ जब चीज़ें आपने नोट कर लिया होगा, अब हम बात करने जा रहे हैं NPA के बारे में, ठीक, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। मैंने कोशिश की है कि आपको, जो आप अखबार में, एडिटोरियल में भी आप इसको देखते रहते होंगे, इतनी क्लियर कट आपको बता दिया जाए कि फिर आगे दिक्कत ना हो। नरसिम्हन समिति 1 के बारे में जो कार्यकुशलता दक्षता पे बात थी, SLR CRR को रखते हुए, बैंक के ब्याज दर को कंट्रोल करते हुए, सब चीज़ें बातें आपको बता दी गई है। अब हम बात कर रहे हैं NPA के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। NPA क्या है, NPA देखिए क्या होता है कि जब बैंक अपने ग्राहक को ऋण देती है, ठीक, और ये ऋण वसूली नहीं हो पाती है, वसूली नहीं हो, तो क्या होता है, बैंकों का जो निष्पादन है वो क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। और तब इसको हम क्या कहते हैं, NPA कहते हैं, ठीक है। तो भाई अब मुद्दा ये उठता है,
कोई भी ऋण तुरंत एनपीए तो हो नहीं जाएगा, उसका एक टाइम होगा। एक तय समय सीमा के बाद अगर तय समय सीमा है, उसके बाद अगर 90 दिन तय समय सीमा से 90 दिन के भीतर आपकी वसूली नहीं हुई, जो 90वां दिन बीतेगा उसे आपका एनपीए में कन्वर्ट होगा। मतलब तय समय सीमा से 90 दिन के बाद, ध्यान दीजिएगा, तय समय सीमा से 90 दिन के बाद एनपीए कहलाएगा। ठीक, किताबों में बहुत क्रिस्टल क्लियर कई जगह मिलता है, कई जगह नहीं मिलता। यहाँ आपको कोशिश किया जा रहा है कि हर चीज़ों को निचोड़ करके स्पष्टता बता दिया जाए। ठीक, तो अगर तय समय सीमा से 90 दिन के बाद अगर पैसा तब भी वसूल नहीं हुआ, मान लीजिए, तो फिर उसे हम एनपीए कहेंगे। मतलब क्या कि देखिए 1 जनवरी 2018 से, अब मान लीजिए सपोज कीजिए 1 फरवरी 2018 से, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा 30 नवंबर 2018 तक। ये जो समय सीमा है कि भाई इतने समय तक के लिए हमने लोन दिया, तो इसको यहाँ तक जो संपत्ति है उसको हम क्या कहेंगे, मानक संपत्ति। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे हम, स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर 1 जनवरी 2019 से 1 जनवरी 2019 से अगर आप 90 दिन प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा, जनवरी, फरवरी और फिर उसके बाद मार्च, 31 मार्च 2019। यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे इसको SMA। SMA का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, स्पेशल, ठीक, मेंशन अकाउंट। मतलब क्या होगा, इसको कहेंगे विशिष्ट उल्लेख खाता, विशिष्ट उल्लेख खाता। ठीक, और अब यहाँ 90 दिन, इसके बाद 31 मार्च 2019 के बाद, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मतलब 1 अप्रैल 2019 से अब ये एनपीए कहलाएगा। समझ में आया? देखिए एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियर बताने की जरूरत कोशिश किया हूँ। इससे ज़्यादा क्लियर आपको बताएंगे शायद तो बहुत मुश्किल होगी, इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकता। बैंक ऋण दे रही है, ऋण मान लीजिए एक समय सीमा के भीतर ले दिया, तब तक तो स्टैंडर्ड एसेट है। उसके बाद आपको कहा गया भैया अब तो तुम्हारा टाइम हो गया, 90 दिन का समय दे रहे हैं, दे दो। उस समय तक उसको स्पेशल मेंशन अकाउंट कर रहे हैं, विशेष उल्लेख। जो 90 दिन ख़त्म हुआ उसके बाद तुरंत अगले दिन मतलब 31 मार्च का अगला दिन 1 अप्रैल से ये हम इसे एनपीए कहेंगे। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर आपको समझ में आया? ठीक, अब यहाँ ये होता है कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर के, ठीक, एक हम सोचते हैं कि 1 अप्रैल 2020 तक एक समय सीमा डिसाइड करते हैं। यहाँ तक इसे हम कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 2020 को, इसको हम क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड एसेट। ठीक, इसे क्या कहते हैं, सब स्टैंडर्ड। हिंदी में इसे क्या कहेंगे, उपमानक संपत्ति, उपमानक संपत्ति। ठीक है, मानक संपत्ति। ठीक,
मतलब एक तो मानक संपत्ति थी, उसके बाद क्या हुआ, स्पेशल मेंशन अकाउंट, विशेष उल्लेख खाता, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आपका उपमानक संपत्ति हो गया। ठीक, अब ये जो मानक संपत्ति है एनपीए, अगर एनपीए अगर 1 साल तक, एनपीए तो आपका यहाँ से कहलाने लगा, यहाँ से एनपीए कहला रहा है। ठीक, यहाँ से सब स्टैंडर्ड एसेट में ये आ गया, 3 इसको ले लीजिए और 4 इसको ले लीजिए। ठीक, अगर 1 अप्रैल 2020 से 2 साल तक अगर इसका पेमेंट ना हो पाए वसूली, तब ये किसने में कन्वर्ट हो जाएगा, संशयपूर्ण संपत्ति में। संशयपूर्ण संपत्ति, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, इंग्लिश में कहेंगे डाउटफुल एसेट। ठीक, क्लियर। ठीक, तो या फिर इसे को कहते हैं बैड लोन, या फिर उसे कहेंगे लॉस एसेट, या फिर इसे आप कहिए बैड लोन, या फिर लॉस एसेट, इतनी चीज़ें कह सकते हैं। ये आपकी टोटल जो है एनपीए की कहानी हो गई। ठीक, एनपीए मतलब शुरुआत है एक टाइम पीरियड तक इसको मानक संपत्ति, उसके बाद जो 90 दिन तक हमने कहा भाई स्पेशल मेंशन अकाउंट, और जो 90 दिन के प्लस हो गया तुरंत इसको एनपीए कहने लेंगे। एनपीए अगर 1 साल के दौरान है तो उसे सब मानक उपमानक संपत्ति कहेंगे, और ये अगर 1 या 2 साल तक नहीं परफॉर्म में है तो इसे हम कहेंगे डाउटफुल एसेट, या फिर बैड लोन, या फिर इसे कहेंगे लॉस एसेट कहेंगे। अब एक बात आती है एआरसी। एआरसी क्या है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या एनपीए का समस्या हो गया। अब इस एनपीए के लिए इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, धीरे धीरे एक एक चीज़ बताई गई है। हमको नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है या फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। ठीक, अब एक चीज़ आती है, कहते हैं एआरसी। एआरसी क्या होता है, एआरसी ये होती है कि असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण, ऋण वसूली न्यायाधिकरण। क्या है ये, देखिए जो आपका एनपीए था उस एनपीए को एआरसी वाली कंपनी, एआरसी कंपनी बनाई गई, और ये किसके रिकमेंडेशन बनी, नरसिंघम समिति 1, नरसिंहन समिति 1 में कहा गया कि जो भाई एनपीए है, जो आपका बैड लोन है, जो आपका वसूली नहीं हो पा रही, उसको आप एआरसी में बेच दो, और एआरसी से इससे क्या होता है, बैंकों को कुछ तो प्रॉफिट हो जाएगा, बैंक को जो कुछ प्रॉफिट हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये होता है कि ये एआरसी कंपनी इस एनपीए को खरीदेगी क्यों, क्यों खरीद रही है, क्यों खरीद रही है। देखिए इसलिए खरीद रही है कि अगर आप समझिए सपोज कि 10 करोड़ रुपए का एक बैड लोन है, अब वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो एआरसी कंपनी उसे क्या करेगी, 2 करोड़ रुपए में परचेज कर लेगी, और फिर फाइनली 3 या से 4 करोड़ रुपए में उससे क्या कर लेगी, बेच देगी। इस तरह से उससे कुछ न कुछ पैसे का तो फ़ायदा होगा, और बैंक को भाई जहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, 10 करोड़ नहीं मिला था, वहाँ 2 करोड़ रुपया भी तो मिला। तो यही आपका एआरसी कंपनी कार्य कर रही थी। परंतु इसमें क्या हो रहा था, बैंकों को लॉस हो रहा था, है ना। 10 करोड़ रुपए का सामान है, 2 करोड़ रुपए में एआरसी खरीद ली, एआरसी तो 3-4 करोड़ रुपए के जो है 1-2 करोड़ रुपए कमा ली, पर बैंक का तो बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। तो आरबीआई ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किया। आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी किया तो कि भाई आप जो खरीद फरोख्त करते हो, एआरसी कंपनी से कहा कि आप जो भी खरीद फरोख्त कर रहे हो उसके लिए आप एक, इसमें आरबीआई ने क्या किया कि दिशा निर्देश दिया, और ये दिशा निर्देश देने का पीछे ये उद्देश्य था कि जो भी आप खरीद फरोख्त करो, किससे कहा, एआरसी कंपनी से, वो एआरसी से कहा कि एनपीए खरीदने के लिए एक निश्चित रेट रखिए, एक एनपीए खरीदने के लिए एक निश्चित वैल्यू से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है।
एक निश्चित रेट तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक, यही रीज़न है कि अभी 2016 के बाद आप देखे होंगे कि अब ये एनपीए को परचेज करने में एआरसी उतनी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है या उनके परचेज में गिरावट है। पहले जहाँ 2000 और ये दिशा निर्देश आपका रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट यही रहा कि 2016 से एनपीए परचेज में क्या है, गिरावट है। कितनी गिरावट है, मतलब जहाँ 100% हो रहा था अब ये 5% परचेज हो रहा है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आया। अब यहाँ पे इसके लिए एक समिति बनी, नरसिम्हन समिति 2, और वो नरसिम्हन समिति 2 मुख्यतः किसके लिए बनी, आप ये बता सकते हैं? मुख्यतः नरसिम्हन समिति प्रथम बनी थी किसके लिए? बैंकों की कार्यकुशलता और दक्षता के लिए। नरसिम्हन समिति 2 जो बनी वो उसका मुख्य उद्देश्य था रुपए की परिवर्तनीयता के लिए। किस चीज़ के लिए? रुपए की परिवर्तनीयता के लिए। क्या है ये, समझाते हैं। तो आज आपने क्या क्या देखा? आपने देखा एमएसएफ क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, फिर आपने देखा बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद क्या क्या हुआ और उसके सुधार के लिए जब बैंकों में दिक्कतें बढ़ी, लाल फीताशाही बढ़ी, तो उसके लिए नरसिम्हन समिति आया गया। नरसिम्हन समिति फर्स्ट की रिकमेंडेशन आपने जाना। फिर आपने एनपीए जाना कि एनपीए क्या होता है, हाँ, और एआरसी क्या होती है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का निर्धारण कब करते हैं, कब उसे आप कहेंगे कि ये बैड लोन में कन्वर्ट हो गया है, लॉस लोन में कन्वर्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नरसिम्हन समिति 2। नरसिम्हन समिति 2 इसने क्या, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, नरसिम्हन समिति 2 का यही था कि बैंक में क्या करना है कि बैंकों को, बैंक का पूंजी विस्तार हो। ठीक है, कि इनका यही था कि जो बैंक हैं उन बैंक में एक तो वहाँ पे कैपिटल उनका फैले, बैंक का पूंजी विस्तार हो। बैंक का पूंजी विस्तार तब कब हो सकता है? जब बैंक बाजार से ज़्यादा धन ले सकें, बाजार से धन ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद बैंक को फ्रीडम दिया जाए, बैंक को फ्रीडम दिया जाए। फ्रीडम देने का मतलब क्या होता है? फ्रीडम देने का मतलब, देखिए, जो भी बैंक है वो बैंक को कंट्रोल करने के लिए 2 एजेंसी हैं। कौन? एक तो है आरबीआई और दूसरी कौन है? दूसरी है फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक, तो इन पे क्या है? इन पे एक डबल कंट्रोल है और इस डबल कंट्रोल से इनके जो परिचालन में क्या हो रही है? समस्या डेवलप हो रही है। तो इस समस्या को रिमूव करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इन्होंने कहा कि बैंक को आप फ्रीडम दीजिए, उन पे डबल कंट्रोल मत रखिए। और फिर इन्होंने क्या कहा कि भाई जो सीआरआर है उसको तुम कम करो, जो एसएलआर है उसको तुम कम करो, विदेशी और निजी बैंक को स्थापित करने के लिए परमिशन दो, अनुमति दीजिए। किसके लिए? विदेशी बैंक साथ में निजी बैंक के स्थापना के लिए अनुमति। किसके लिए? स्थापना के लिए, विदेशी और निजी बैंक के लिए। साथ ही में बैंक की निष्पादन बेहतर हो, बैंक का निष्पादन जो है वो बेहतर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब मैक्सिमम बैंक होगा तो मैक्सिमम कंपटीशन होगा और मैक्सिमम कंपटीशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक,
मैक्सिमम बैंक, रिजल्ट इज, क्या रिजल्ट होगा, मैक्सिमम कंपटीशन। और जब मैक्सिमम कंपटीशन होगा तो फिर इसका फ़ायदा किसका होगा, जनता का होगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा सुविधा मिलेगी बैंक को। नरसिंघम समिति का ये सजेशन था बैंक को लेकर कि भाई बैंकों का आप ऐसा कीजिए कि बैंक अपना कैपिटल फैला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बाज़ार से ले सकें। बैंकों को फ्रीडम दीजिए, जो उन पे आप डबल कंट्रोल कर रखे हो, इस डबल कंट्रोल में उनकी जो फंक्शन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसको हटाइए। साथ में CRR SLR को कम कीजिए। अनुमति दीजिए विदेशी बैंक, निजी बैंक को स्थापित करने के लिए। बैंक का निष्पादन बेहतर हो, ऐसी कुछ कार्रवाई कीजिए। मैक्सिमम बैंक होंगे तो मैक्सिमम कंपटीशन होगा, मैक्सिमम कंपटीशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक, तो ये सब चीज़ें आई। अब हम बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों तथ्यों के बाद कि नया स्टेप्स इस सब में क्या लिया गया, नया स्टेप्स क्या था। नरसिंघम समिति 2 जो थी वो एक पहली समिति किस पे थी, पहली समिति निष्पादन पे थी, कार्यकुशलता पे थी, दक्षता पे थी। नरसिंघम समिति 2 इसका जो मुख्य लक्ष्य था रुपए की परिवर्तनीयता पे। इसका मुख्य लक्ष्य अगर आप पूछ दिए एग्जाम में आ जाए तो क्या कहेंगे, रुपए की परिवर्तनीयता पे। इसका मतलब बताइए क्या होगा। रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब भारत की मुद्रा जो है वो और देश की मुद्रा में या फिर अलग अलग मुद्रा में आसानी से क्या हो जाए, बदल दी जाए, ऐसी व्यवस्था इसमें है कि जो भारत की मुद्रा है, ठीक है, उस भारत की मुद्रा को, इंडियन करेंसी को अन्य देश की मुद्रा में या फिर अलग अलग देश की मुद्रा में क्या कर दिया जाए, आसानी से बदल दिया जाए। ठीक, भारत की मुद्रा को अन्य देश की, अलग अलग देश की मुद्रा में अगर आसानी से बदल दिया जाए तो इसी को हम कहते हैं रुपए की परिवर्तनीयता। अगर ये इजीली बदल दिया है तो फिर क्या होगा, पैसों की आवक बढ़ जाएगी, पैसों की आवक बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा विदेश से भी पैसा आ रहा है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आएगा तो इस पैसे को कंट्रोल करने के लिए बैंक हमारे क्या इतने लेवल बने हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा भाई, ये बताओ। इसका रिजल्ट ये रहेगा कि विदेशी धन इंडिया में आएगा और इंडिया में इसको कौन कंट्रोल करेगा, बैंक। क्या आपके बैंक इस लायक हैं उस समय कि इन सभी से ज़्यादा धन से को यूज हो सके, जिससे आम नागरिक को इससे लाभ हो सके। अगर आम नागरिक को लाभ हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यही करना पड़ेगा, बैंक को मजबूत करना पड़ेगा। तो इसके लिए नरसिंघम समिति ने कुछ सजेशन दिया, इसको लिख लिए होंगे, इसको मैं मिटा दूँ। क्या सजेशन दिया, उन्होंने कहा कि बैंकों का भाई पहला करो कि बैंक में सुधार लाओ। बैंक में कैसे सुधार लाना है, ये क्यों करना है भाई, क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे जो आम नागरिक हैं उनको LPG का या धन का क्या हो, लाभ हो, ये आम नागरिक को लाभ हो, इसके लिए हमें ये काम करना है। ठीक, भारत की मुद्रा अन्य देश में रह रही है, ज़्यादा पैसा आ रहा है, बैंक उसको कंट्रोल करे तो आम आदमी को लाभ हो, इसके लिए क्या करेंगे। पहली बात ये इन्होंने ये कहा कि बैंकों का विलय कीजिए, बैंकों का विलय कीजिए, बैंकों का विलय कीजिए या फिर बैंकों का क्या कीजिए, अधिग्रहण कीजिए। अधिग्रहण, बैंकों का विलय और अधिग्रहण मतलब इसमें क्या है, कमज़ोर बैंक को कमज़ोर बैंक से कहा गया मिला दिया जाए, कि जो अगर कोई कमज़ोर बैंक है तो उसको क्या कीजिए कि कमज़ोर बैंक से मिला दीजिए, तो उससे क्या होगा, एक मजबूत बैंक डेवलप होगा, एक चीज़। ठीक, दूसरी बात, अगर मजबूत बैंक है तो दो मजबूत बैंक को आपस में क्या कीजिए,
मिला दीजिए। ठीक, देखिए जब कमज़ोर बैंक को कमज़ोर बैंक मिलेंगे तो उससे क्या होगा, एक मजबूत बैंक बनेगा और उससे क्या होगा, पूंजी बढ़ेगी। कमज़ोर बैंक इससे किस में कन्वर्ट होंगे, मजबूत बैंक में, और मजबूत बैंक में कन्वर्ट होंगे तो उससे क्या होगा, पूंजी क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब पूंजी बढ़ेगी तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक के रूप में उभर के सामने आएगा। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बैंक के रूप में क्या होगा, उभर के सामने आएगा। ठीक, और इससे क्या होगा कि भारत के जो बैंक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बैंकों से क्या होगा, कंपटीशन ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा कि जो कमज़ोर बैंक हैं उनको इन्होंने संकीर्ण बैंक कहा, कि एक संकीर्ण कमज़ोर बैंक हैं उनको कहा कि भाई आप संकीर्ण नैरो बैंकिंग कीजिए। नैरो बैंकिंग, नैरो बैंकिंग के मतलब क्या समझते हैं आप, नैरो बैंकिंग या फिर संकीर्ण बैंक। देखिए नैरो बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि कोई बैंक जब किसी बैंक के कार्य का क्षेत्र एक सीमित कर दिया जाए, सीमित कार्य क्षेत्र के लिए जब वर्क करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नैरो बैंकिंग कहते हैं। सीमित कार्य क्षेत्र जब उनका डिसाइड कर दिया जाए तो उससे हम क्या कहेंगे, तब इसे कॉल्ड एज नैरो बैंकिंग। ठीक, तो कमज़ोर बैंक जब क्या करेंगे, कमज़ोर बैंक जब इस तरह से कार्य करेंगे, और कमज़ोर बैंक से कहा गया कि आप ब्लू चिप कंपनियों में निवेश कीजिए। एक चीज़ ये कहा गया, दूसरी चीज़ ये कि आप ब्लू चिप में निवेश कीजिए। क्यों, ब्लू चिप मतलब क्या, ब्लू चिप मतलब वो कंपनियां जिनके परफॉर्मेंस बेटर है, कंपनी जिसका रिटर्न बेटर है, रिटर्न आपका गुड है। ठीक है, कर्मचारी जो हैं उनको अगर आप लोन दे रहे हैं तो उनका जो स्टेटस है वो आपका गुड है। ठीक, तो इससे आपकी एनपीए की समस्या जो होती है, एनपीए की समस्या वो क्या है, बहुत ही कम है, नहीं होगी। तो कमज़ोर बैंक क्या है, वो आपस में कार्य इजीली कर सकेंगे। तो कमज़ोर बैंक को कहा गया भाई एक तो नैरो बैंकिंग कीजिए, सीमित कार्य क्षेत्र में कीजिए, ब्लू चिप में निवेश कीजिए, ऐसे कंपनी में निवेश कीजिए जहाँ पे आपको रिटर्न गुड मिले, वहाँ कर्मचारियों का स्टेटस जो कार्य व्यवहार है, कार्य कुशलता वो बेहतर है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका पैसा जो आप निवेश कर रहे हैं, ऋण के रूप में दे रहे हैं, वो तुरंत आपका ईजिली रिकवर हो जाए। और मजबूत बैंक रहेंगे तो एक यूनिवर्सल बैंकिंग का कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। ये तो कमज़ोर बैंक के लिए हुआ, ये मिटा दें। ठीक, रुपए की परिवर्तनीयता को आपने देख लिया, यही नरसिंहन समिति 2 का जो है मुख्य लक्ष्य था। देखिए कमजोर बैंक तो इस तरह से कार्य करेंगे। दूसरी बात, जो मजबूत बैंक होंगे, मजबूत बैंक, अगर वो 2 मजबूत बैंक आपस में मिल गए तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैंक बनेंगे, और जब अंतर्राष्ट्रीय बैंक स्तर के बैंक बनेंगे तो उससे क्या होगा, यूनिवर्सल बैंकिंग होगी। यूनिवर्सल बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग मतलब समझिए कि भाई आपने एक खाता खोला, साथ में आप क्या करोगे, बीमा क्षेत्र में भी कार्य कर सकते हो। ठीक, आजकल कई देखते हो, कई बैंक जो होते हैं अपने इंश्योरेंस भी आते हैं, साथ में खाता वाला काम कर लिया है, जैसे करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, एफडी है। ठीक ठीक, ये है, साथ में म्यूचुअल फंड का भी कार्य कर रहे हैं। ठीक, तो इस हिसाब से यूनिवर्सल मतलब उनके क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, वो विदेश में भी शाखा खोल सकते हैं, उनके क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। जैसे एसबीआई देख रहे हैं, चाइना में भी अपना ब्रांच खुला है, विदेश में भी अपना ब्रांच खोल सकते हैं, विदेश में शाखा खोल सकते हैं। ठीक, ये सब किसके, ये सब सजेशन है, ये अचानक एक दिन में नहीं हुआ है, नरसिंहन समिति 2 का ये सजेशन है। दूसरी बात, अभी इसने कहा है कि आप जो राष्ट्रीयकरण कर रखे हो 1969-80 में, उसमें राष्ट्रीयकरण किया गया क्योंकि मजबूरी थी, प्राथमिक क्षेत्र देयता हमें बढ़ाना था, 40% जो होता है हमें प्राइमरी सेक्टर पर ध्यान देना था। बट अब क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीयकरण आप कम से कम कीजिए, आप बैंकों से अपना जो शेयर है उसको कम कीजिए। इससे क्या होगा, बैंक के हिस्सेदारी कम होगी तो बाहर के लोग बैंकों के प्रबंधन में आएंगे, बैंकों की में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। ये कह रहा है कि राष्ट्रीयकरण जो है,
इसीलिए बैंक को प्राइवेटाइजेशन अभी बहुत ज़्यादा हो हल्ला मचा हुआ है, बैंकों के विलय अधिग्रहण को लेकर के और राष्ट्रीयकरण को हटाने को लेकर। बैंकों में राष्ट्रीयकरण को कम कीजिए। देखिए राष्ट्रीयकरण को कम करने का मतलब क्या है? देखिए राष्ट्रीयकरण को कम करना, नेशनलाइजेशन कम करना, मतलब आप बैंकों से ये कहा कि आप अपना जो शेयर है, हिस्सेदारी गवर्नमेंट का वो कम कीजिए, एक तो ये काम कीजिए, ठीक। दूसरा काम ये कीजिए कि आप एक काम ये कीजिए कि आपने हिस्सेदारी कम किया। दूसरी बात कि बाहर के लोग इससे प्रबंधन में आएंगे, बाहर के लोग क्या आएंगे, इसके मैनेजमेंट का पार्ट बनेंगे। क्योंकि अब एलपीजी लिबरलाइजेशन के उदारीकरण के युग में, ठीक, ये चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इससे धोखाधड़ी कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा और आधुनिकीकरण होगा, ठीक। तो इससे क्या होगा, एक चीज़ यहाँ आपने लिख लिया होगा, इसको मैं मिटा दूँ। इससे क्या होगा कि एक तो बैंकों में लाल फीताशाही जो है वो कम हो जाएगी, ठीक। धोखाधड़ी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो भ्रष्टाचार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो सीआरआर है और एसएलआर है उसकी मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट को आप बंद कर दीजिए। आप मत डिसाइड कीजिए कि क्या उसकी मैक्सिमम लिमिट होगी, कि सीआरआर और एसएलआर इसकी जो मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट, इसको क्या कीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, ये मत कीजिए। और ये कहा गया कि जो आरबीआई है वो अब ब्याज दर नहीं डिसाइड करेगी, ब्याज दर नहीं डिसाइड करेगी। किस पे, करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी, इन सभी पे जो होते वो बैंक खुद विनियमित करेंगे, आप विनियमित नहीं करोगे। इससे क्या होगा कि बैंकों में आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, बैंक स्वयं ब्याज को विनियमित करेंगे, ठीक। इस हिसाब से आप आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज की क्लास में हम लोगों ने एक तो जो क्वांटिटेटिव टूल्स की कुछ टॉपिक बचे थे उन पे जाने, हमने रिवर्स रेपो रेट के बारे में जाना, ठीक है, एमएसएफ के बारे में जाना, ठीक। उसके बाद जो बैंकों में जो सुधार हुआ, बैंकों में सुधार, तो बैंकों में सुधार जो हुआ उसके लिए हमने दो समिति, एक तो नरसिम्हन साहब की जो समिति थी 1, जब एलपीजी आया था तब 1991 में, वो नरसिम्हन समिति 2 ये जाना। साथ में हमने एनपीए के बारे में जाना, एनपीए कैसे निर्धारित करेंगे, एआरसी के बारे में जाना। और अब हम इस हिसाब से ये सब चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम प्राइवेट बैंक, पेटीएम बैंक, पेमेंट बैंक, ठीक है, भुगतान बैंक, इन सभी पे, इंडियन पोस्टल बैंक, ये जो बैंक की और जो रेस्ट पर्सन है उस पर स्टडी करेंगे और क्वालिटेटिव टूल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लासेज में फिर आपसे मुलाकात होगी।